presentation that you can see, which is being created by the Leeds Community Healthcare NHS Trust and which is part of the APC Australian Commission. But I'm just trying to explain in an easy way, simple as that. So topic as you can see that is ankle sprain. तो आगाज करते हैं और ये प्रेजेंटेशन अगेन मैंने नहीं बनाई एंड ये जैसे कि मैंने बताया कि एपीसी का कोर्स कंटेंट में से एक फाइल है वन ऑफ द फाइल taken from APC examination. So let's continue. We have that we can see the ankle sprain. Ankle sprain को आसान लफ्जों में हम जिसको मोच आ जाना कहते हैं. That is the condition that we need to discuss. Or sprain word is often related to the ligamentous tear, and strain word is often related to the tendon tear. T for tendon, T strain में आता है, so T for tendon. Sprain is concerned to the ligament. So what is the sprained ankle? Sprained ankle का मतलब क्या है? Ankle तो ankle joint है. स्प्रेन में जो एंकल के लिगामेंट्स होते हैं जस्ट लाइक एटीएलएफ डेल्टोइड लिगामेंट जितने भी लिगामेंट्स हैं उनमें जब भी कोई टीयर आता है किसी भी किस्म का वो किसी भी मैकेनिज्म ऑफ इंजरी से हो सकता है उसको हम स्प्रेन्ड एंगल कहेंगे. तो लिगामेंट जो बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं वो स्टेबलाइजिंग स्ट्रक्चर है बॉडी की जॉइंट की. तो यहाँ पर हम एंकल लिगामेंट्स की बात करेंगे. तो लिगामेंट विच आर द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ द टिश्यू that help to support and stabilize the joints by connecting the one bone to another one. बोन को बोन से कनेक्ट करना. अब एंकल ज्वाइंट में हमारे पास टेलोक्रूरल ज्वाइंट है तो बोन से बोन उस पूरे ज्वाइंट को जो सराउंड करेगा लिगामेंट जो उसकी एक बोन को एक आर्टिकुलर सरफेस को दूसरे आर्टिकुलर सरफेस से कनेक्ट करेगा तो वो एंटीरियरली लगे होते हैं और पोस्टीरियरली नाम भी उस हिसाब से होता है एटीएलएफ एंटीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट. नाम भी बताता है कि टिबिया के एंटीरियरली टिबिया से निकलकर फिबुला पे लगता है. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एंटीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट. Ligaments on the outside of the ankle joint, they are the mostly commonly injured when they get overly stressed. Normally जितने भी ligaments होते हैं कुछ ligaments अंदर भी होते हैं इंट्रा कैप्सुलर होते हैं जस्ट लाइक आपका ACL है PCL है ये ligaments अंदर लगे हुए हैं. कुछ बाहर होते हैं MCL है LCL है ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं. तो ligaments जो joints के बाहर लगे हुए हैं वो easily injured होने के chances हैं because they are more exposed and vulnerable to injury whenever they are overused आर वेन एवर दे आर ओवर स्ट्रेच. तो जब भी उनमें ट्विस्टिंग आती है ओवर स्ट्रेच होते हैं बियॉन्ड वैसे यूजुअली लिगामेंट्स का काम होता है एक्सेसिव मूवमेंट को प्रिवेंट करना. नॉर्मल मूवमेंट जिस हद तक होती है वो करवाना लेकिन एक्सेसिव मूवमेंट को प्रिवेंट करना. लेकिन किसी भी इंजरी में अगर हद से ज्यादा जो है वो ओवर यूज हो जाता है ओवर स्ट्रेच हो जाता है तो लिगामेंट्स टीयर भी हो सकता है. तो जितने भी एंकल जॉइंट्स के अराउंड लिगामेंट्स हैं अगर उनमें ओवर स्ट्रेच हो ट्विस्टिंग मूवमेंट हो तो वो टूट भी सकते हैं जिसको हम स्प्रेन कहेंगे. दिस टाइप ऑफ द इंजरी इज कॉल्ड द इन्वर्जन एंड एंकल स्प्रेन. अब अगर इन्वर्जन मैकेनिज्म ऑफ इंजरी एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि फुट इन्वर्टेड है और लेटरली मीडियली इन मूवमेंट इन्वर्टेड है मतलब मीडियल मूवमेंट है और लेटरली अगर कोई जो भी लिगामेंट लगा हुआ है जो मोस्ट कॉमन इन्वर्जन इंजरीज में होते हैं तो वो इंजर्ड अगर हो जाता है तो इन्वर्जन मैकेनिज्म ऑफ इंजरी इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द इंजरी विच इज ऑफनली causing the sprained ankle. ठीक है. तो कॉमन रीजन व्हाई दिस कैन अकर इंक्लूड द वॉकिंग ऑन अनइवन सर्फेसेस. और ज्यादातर ये जो एंकल स्प्रेन्ड है ये वहां पे पाया जाता है कि अगर आप अनइवन सर्फेसेस पे चढ़ते हो जस्ट लाइक कुछ ऐसे सरफेसेस हैं जिस तरह हिली एरियाज होते हैं जो जहाँ पे पत्थर वगैरह पड़े होते हैं या जो सरफेसेस जो है वो स्मूथ नहीं होते इवन नहीं होते बराबर नहीं होते अनइवन होते हैं. ठीक है ऊपर नीचे होते हैं आसान लफ्जों में. तो कॉमन रीजन यही है कि जब हम अनइवन सर्फेसेस पे चढ़ते हैं और अगर हम कोई स्टेप गलत ले लेते हैं हमारा पैर मुड़ जाता है दैट इज ऑफनली कैन लीड टू द एंकल स्प्रेन. तो स्टेपिंग ऑकवर्डली इन हाई हील्ड शूज स्पेशली अगर आपने हाई हील्स पहने हुए हैं जंपिंग फ्रॉम हाइट जब आप किसी हाइट से जंप लगाते हो और आपका पैर मुड़ जाए लेट्स सपोज. सो दिस टाइप ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ इंजरी is kind of given in the during the history taken from the patient. So very common injury with an estimated 5,000 cases per day in a UK. UK में 5,000 केसेस पर डे के हिसाब से भी ये प्रॉब्लम पाई जाती है इतनी मोस्ट कॉमन है. और नॉट ओनली अनइवन सर्फेसेस और भी जहां पर अगर आपका पैर इन्वर्जन में चला गया और आप गिर गए उसके ऊपर वजन आ गया इट कैन लीड टू द एंकल स्प्रेन. तो दिस इज अ वेरी कॉमन इंजरी विथ एन एस्टिमेटेड 5,000 केसेस पर डे इन यूके. मोस्ट केसेस विल इंप्रूव विद इन 6 to 8 weeks. ज्यादातर 2 माह 1 डेढ़ माह के अंदर ये सॉर्ट आउट हो जाते हैं. यू आर एट हाई रिस्क of an ankle sprain if it has happened before. It means कि अगर आपको ऑलरेडी एक बार एंकल स्प्रेन हो चुका है तो आप में दोबारा डेवलप होने के ज्यादा चांसेस हैं एज कम्पेयर टू द दोज person who have not been what we can say have ever experienced ankle sprain. So you are at a higher risk if you already have
ankle sprain. Then, following the specific advice that can help in recovery process and can reduce the chances of the reoccurrence. तो अगर आप किसी स्पेसिफिक एडवाइस जो रिकवरी प्रोसेस के हवाले से फॉलो कर रहे हो, मतलब फॉर एग्जांपल जब आपको एंकल स्प्रेन हुआ और आपने एक प्रोटोकॉल फॉलो किया, तो उन्होंने कहा कि आप ये ऑर्थोसिस डिवाइस पहन लें, या ये एहतियात करें, या ये एक्सरसाइजेस करें, इन मसल्स के ऊपर ध्यान दें, इस इंजरी के चांसेस इससे कम हो जाएंगे। तो ये अगर प्रोटोकॉल आप प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आप दोबारा एंकल स्प्रेन होने के चांसेस बहुत ही कम है। जिस तरह ज्यादातर एंकल स्प्रेन में जो स्टेबिलिटी के तौर पे फिर उनकी स्ट्रेंथनिंग वगैरह कराई जाती है या प्रोप्रियोसेप्टिव एक्सरसाइजेस कराई जाती है, तो उनमें दोबारा डेवलप होने के चांसेस कम है। स्पेशली अगर वो एथलीट वगैरह है, उन्होंने एक्टिविटीज ज्यादा अपनी वापस करनी होती है, तो डेफिनेटली उन्होंने ख्याल रखना होता है कि भाई ये दोबारा जनरेट ना हो, तो वी हैव टू गुड टेक केयर ऑफ इट। So depending on the severity, ankle sprain can be graded as the following. On the basis of the severity, जो उसकी शिद्दत है एंकल स्प्रेन की, वो कुछ ग्रेड्स में डिवाइडेड है, और उनको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उनको थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ग्रेड वन, स्ट्रेचिंग और पार्शियल टियर टू द लिगामेंट विदाउट जॉइंट स्टेबिलिटी। ये लिगामेंट्स जो है वो मेन स्टेबलाइजिंग कंपोनेंट्स हैं किसी भी जॉइंट का। तो अगर थोड़ा सा पार्शियल टियर हुआ है या थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच करने से हल्का सा टियर आया है लिगामेंट के ऊपर, लेकिन इतना आया है कि उसने कोई ज्वाइंट के ऊपर उसका असर इनस्टेबिलिटी नहीं करवाई, बस थोड़ा बहुत पेन है और वो पेन उसका रेस्ट या मेडिसिन वगैरह खाने से सेट हो जाता है। अलबत्ता इतना भी नहीं है कि वो उसके ऊपर वजन ना दे, इस तरह की नौबत भी नहीं है कि उसके ऊपर स्टिल वो वेट बेयरिंग जो है वो कर पा रहा है। वेट बेयरिंग इज नॉट प्रिवेंटेड, दैट इज अ ग्रेड वन टीयर। तो एक ऐसा पेशेंट जिसको आपको लगता है कि लिगामेंटस इंजरी है और कोई इनस्टेबिलिटी भी नहीं है, वो वेट बेयरिंग चल के आपके पास भी आ रहा है और वो वेट बेयरिंग उसके ऊपर कर भी पा रहा है, वेट बेयरिंग ऐसा नहीं कि वो नहीं कर पा रहा बिल्कुल, दैट इज कंसिडर्ड एज अ ग्रेड वन। देन वी हैव अ ग्रेड टू। ग्रेड टू में पार्शियल टीयर से टीयर थोड़ा सा अच्छा खासा बढ़ जाता है। अब मोर सिग्निफिकेंट टीयर जो कि पार्शियल रप्चर की तरफ आ जाता है। अब टीयर से हटके हम रप्चर पे आ रहे हैं। टीयर रप्चर में कुछ ऐसा फर्क है कि जिस तरह सबलक्सेशन और डिसलोकेशन में फर्क है। अब मोर सिग्निफिकेंट टीयर, पार्शियल रप्चर टू द लिगामेंट, एंड अलबत् अल्टीमेटली वेट बेयरिंग इज नॉट पॉसिबल, वेट बेयरिंग इज मोर डिफिकल्ट, वो उसके ऊपर वजन नहीं दे पा रहा। दैट रिफ्लेक्स कि उसका पेन जो है वो रेत से सेट नहीं हो रहा, वो उसके ऊपर वजन नहीं दे पा रहा, बड़ी मुश्किल से वो सेवन, मतलब अगर दोनों टांगों के बल वो चल रहा है तो 20 to 30% उसके ऊपर वेट देके चल रहा है, 70 to 80% वो दूसरी टांग के ऊपर चल रहा है। दैट सो वेट बेयरिंग इज बेसिकली प्रिवेंटेड हियर, दैट्स व्हाई दिस इज अ ग्रेड टू। देन वी हैव अ ग्रेड थ्री जिसमें कंप्लीटली टीयर हो जाता है, रप्चर हो जाता है लिगामेंट, और बिल्कुल अगर वो जॉइंट इनस्टेबिलिटी भी हो जाती है, और अल्टीमेटली वो हल्का सा 5% 10% वेट भी उस जॉइंट के ऊपर नहीं दे पा रहा। सो द कंप्लीटली जॉइंट इनस्टेबिलिटी, complete tear of a ligament, and ultimately weight bearing is kind of contraindicated. You cannot perform the weight bearing. Called that is how you call the grade 3, right? Okay. सिम्टम्स ऑफ स्प्रेंड एंकल की तरफ आ जाएं कि उसकी अलामत क्या होंगी, पेशेंट क्या सिम्टम्स प्रेजेंट करेगा। तो इफ यू हैव अ स्प्रेंड एंकल या आप एक पेशेंट ऐसा देख रहे हो, तो सबसे पहले तो उसको पेन आपको मिलेगा, पर्टिकुलरली विद द मूवमेंट ऑफ द एंकल। अब एंकल के लिगामेंट्स हैं, लेट सपोज एंकल के जॉइंट्स अफेक्टेड हैं, तो डेफिनेटली आपको जो है वो पेन भी एंकल में ही होगा, नंबर वन थिंग। सो पर्टिकुलरली विद द मूवमेंट्स ऑफ द एंकल, स्पेशली स्टैंडिंग एंड वॉकिंग, वो उसको पेन करेगा। जो जो वेट बेयरिंग पोजिशन होगी एंकल जॉइंट के लिए, वो उसके लिए पेनफुल होगी। नेक्स्ट इज दैट इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन अमूमन जहां पर एक्यूट इंजरीज होती हैं, वहां पर इन्फ्लेमेशन के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं, इन्फ्लेमेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। डेफिनेटली इन्फ्लेमेशन जो है वो रिफ्लेक्ट करती हैं कि कोई यहाँ पर इंजरी वगैरह हुई है जिसकी वजह से वहां पर जो है वो सेल्स डेवलप हो गए हैं, कोई चीज जमा हो गई है, पूलिंग हो गई है। तो पर्टिकुलरली मूवमेंट के साथ जो पेन हो रहा है और उसके बाद जो फ्लूइड वहां से निकला है उसको स्वेलिंग, तो पेन के बाद सेकंड कैटेगरी, सेकंड सिम्टम वुड बी दी इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन होगी और इन्फ्लेमेशन सून आफ्टर द इंजरी इमीडिएटली होनी चाहिए। एंड देन अगर एक्यूट है 72 आवर्स के अंदर, उसके बाद अल्टीमेटली इन्फ्लेमेशन सबसाइड होने लगती है, लेकिन विद इन एक्यूट मतलब विद इन आवर्स, विद इन मिनट्स कह लें, तो इन्फ्लेमेशन होगी और रेडिश वगैरह। देन वी हैव अ ब्रूजेस। ब्रूजेस ऐसी बात है, ब्रूजेस एक काइंड ऑफ सिम्टम है कि जहां पर भी कोई सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर डैमेज होती है वहां पर ब्रूजेस। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर आप सॉफ्ट टिश्यू मसाज या डी फ्रिक्शन मसाज ज्यादा कर देते हो तो वो भी, तो ब्रूजेस इज काइंड ऑफ अ सिम्टम दैट रिफ्लेक्ट्स कि वो स्ट्रक्चर ज्यादा यूज हुई है या ज्यादा इंजर्ड हुई है, जिसको नील पड़ जाना आसान लफ्जों में हम जो है वो कहते हैं। तो ब्रूजेस इज आल्सो वन ऑफ द सिम्टम। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी, याद रखिएगा
लिगामेंट्स मोबिलिटी कराता नहीं है, लेकिन लिगामेंट्स मूवमेंट अलाउ करता है, लेकिन जितनी अलाउड है, राइट। इट प्रिवेंट द एक्सेसिव मूवमेंट। फॉर एग्जांपल, जब भी जब जो भी लिगामेंट होगा वो ऐसा नहीं है कि मूवमेंट्स को ब्लॉक कर देगा। उसका काम है जो नॉर्मल मूवमेंट ज्वाइंट पे हो रही है उतना उसको होने देना, उसके अलावा रोकना। तो रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी मतलब हाइपर मोबिलिटी। तो जाहिर सी बात है, पेशेंट को पेन हो रहा है, वहां पर इन्फ्लेमेशन है, तो मूवमेंट तो वैसे ही नहीं होगी। तो मूवमेंट जो नॉर्मली होनी चाहिए, दैट वुड बी द रिस्ट्रिक्टेड, नंबर वन थिंग। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करा रहे तो हाइपोमोबिलिटी बढ़ सकती है, बहरहाल। देन वी कम फॉर द ट्रीटमेंट। क्या, अब उसका ट्रीटमेंट क्या करना है? अब एक्यूट मेथड में सबसे जो रिनाउंड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है दैट वी फॉलो इज द राइस मेथड, राइस आइस ब्रेस्ट आइस कंप्रेशन वर्क। एंड देन नाउ इट इज अपग्रेडेड टू द प्राइस, पी फॉर प्रोटेक्शन, पी फॉर प्रोटेक्ट, बहरहाल। तो इन एडुकेट, अगर लेक ऑफ ट्रीटमेंट फॉलोइंग एन एंकल स्प्रेन दैट कैन लीड टू अ क्रोनिक प्रॉब्लम। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे एंकल स्प्रेन का और उसको इग्नोर किए जा रहे हो, इट कैन लीड टू अ क्रोनिक प्रॉब्लम सच एज अ डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन, पेन, एंकल, अल्टीमेटली जॉइंट इनस्टेबिलिटी भी करवा सकता है, अगर आप, इफ यू are leaving the ankle sprain as a untreated. So it is therefore recommended that you adhere to these treatment guideline। आपने ट्रीटमेंट करवाना लाजिम है। एंड देन इमीडिएट गोल ऑफ अ ट्रीटमेंट एंकल स्प्रेन, दे आर द रिड्यूस द पेन, रिड्यूस द सोलिंग। जो जो सिम्टम्स थी उसको हमने कम करना है, because now you are in 72 hours, till 72 hours, till 3 days, you are basically in acute. So you have to do. So what would be your self management? The method we call the PRICE, price method. P for protect. P for protect means protect your ankle from further injury, कि उसको मजीद डिटोरिएशन से बचाया जाए, मजीद वो बदतर कंडीशन में ना चला जाए। फॉर एग्जाम्पल, इन्फ्लेमेशन हुई है तो उसको आप कंप्रेशन कर लें ताकि इन्फ्लेमेशन बढ़ ना जाए। अगर पेन हुआ है, मूवमेंट से पेन हो रहा है, तो उसको रेस्ट दें ताकि मूवमेंट पेन जो है वो आगे सीवियरिटी, आगे मजीद माइल्ड से मॉडरेट, मॉडरेट से सीवियर की तरफ ना चला जाए। तो जो प्रोटेक्ट है, प्रोटेक्शन का होता है कुछ जो सिम्टम्स है उसको प्रोटेक्ट करना। तो अल्टीमेटली प्रोटेक्ट योर एंकल फ्रॉम फर्दर डिटोरिएटिंग, फर्दर इंजरीज। अब देन लेसअप शूज विद सपोर्टिंग हाई स्लाइड्स और वॉकिंग बूट इज देन डेफिनेटली एडवाइज्ड, जो आपको प्रोटेक्ट करेगा। देन रेस्ट, आर फॉर रेस्ट, रेस्ट एंकल फॉर एटलीस्ट 2 to 3 days। मैंने बताया था फर्स्ट के जो 3 days हैं, स्पेशली पहला जो हफ्ता है, उसके जो शुरुआती 2 से 3 दिन है, आप उनको कंप्लीटली जो है वो बेसिकली रेस्ट दें। तो लिमिट योर लेवल ऑफ वेट बेयरिंग, उसके ऊपर ग्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ग्रेड 1 है तो वेट बेयरिंग तो आप कर सकते हो एहतियात के साथ। ग्रेड 2 है अगर, तो आप अल्टीमेटली उसका वेट जो है वो कम, वेट बेयरिंग में कम लाएं। और अगर ग्रेड 3 है तो कम्प्लीटली रेस्ट दे। तो रेस्ट भी डिपेंड करता है कि ग्रेड बेसिकली क्या है। तो योर हेल्थ प्रोफेशनल मैं सजेस्ट द यूज ऑफ द क्रचेस। अगर आप ग्रेड 3 में हो तो मैं भी आपको वो बोले कि आप क्रचेस की तरफ चले जाते हो, जिसमें आप पूरा वजन जो अनअफेक्टेड टांग है, लेग है, उसके ऊपर देते हो। तो डोंट अटेम्प्ट टू कंटिन्यू प्लेइंग द स्पोर्ट्स और वर्किंग लॉन्ग डिस्टेंसेस। ये तो ऑब्वियसली है कि अगर आप किसी भी ग्रेड में हो, इमीडिएटली जो आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, अगर आप एथलीट रिलेटेड हो या, तो वो तो आप कम कर दो। तो वेट बेयरिंग पोजिशन को अल्टीमेटली कम कर दें आप। Then I for ice, cryotherapy, application of the ice that will ultimately reduce the inflammation, ultimately reduce the pain as well. Because icing से basically क्या होता है कि आपकी kind of anesthesia वाली position सिचुएशन हो जाती है, जिसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है जो अल्टीमेटली इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। तो जब आपका खून ही उस तरफ उस एरिया में नहीं जाएगा आइसिंग करने से, तो इन्फ्लेमेशन कम होने के चांसेस हैं, बल्कि वो बढ़ेंगे नहीं। तो आइस पैक जो हम स्मॉल फ्रोजन जो है वो रैप्ड टॉवल में यूज करते हैं, उसमें भी यूज कर सकते हैं आप। अगर घर पे करना चाहें तो जो बर्फ होती है फ्रिज की, उसको भी आप किसी टॉवल में लपेट के यू कैन यूज, नॉट नेसेसरली कि आप आइस पैक लगाएं। और भी क्रायोथेरेपी के आते हैं, तो डायरेक्टली स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं करना होता, टॉवल या किसी चीज में, कपड़े वगैरह में आपने लपेटना होता है उसको। दैट कैन लीड टू आइस बर्न अगर आप डायरेक्टली लगा रहे हो। और नॉर्मली इसके ड्यूरेशन की बात करें तो 10 से 20 मिनट के लिए आप इसको कर सकते हो, अगर आप कपड़ा भी यूज कर रहे हो। अगर आप डायरेक्ट तो वैसे ही नहीं यूज किया जाता, तो कपड़ों के साथ कम से कम आप 10-20 मिनट के लिए यूज करें, दिन में 2 मरतबा, 3 मरतबा। एंड इट कैन बी अल्टीमेटली रिपीटेड जब तक आपका रेस्ट चल रहा है। तो 2 से 3 दिन तक भी आप इसको इजिली दे सकते हो। ठीक है। सी फॉर कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब किसी भी आप इलास्टिक स्ट्रक्चर या डिपेंड करता है सीवियरिटी के ऊपर, कंप्रेशन आपने देनी है। क्रैप बैंडेजिंग भी कंप्रेशन देती है, कोई कपड़ा भी कंप्रेशन देता है। कंप्रेशन का मकसद सिर्फ ये होता है कि जो स्वेलिंग है वो मजीद बढ़े ना, तो उसको कंप्रेस करके रखना। जिस तरह ब्रेसेस पहना दिया लेटर, वो ब्रेस भी कंप्रेशन देगा आपको, तो आपने कपड़ा उसके ऊपर लपेट ले, जिस तरह हम ब्लीडिंग खून को रोकते हैं, दैट काइंड ऑफ। तो रिसेंट रिसर्चेस आल्सो सजेस्ट
कि एक लेस अप और सेमी रिजिड सपोर्ट कैन बी बेनिफिशियल इन एडिंग रिटर्न टू अ नॉर्मल फंक्शन। उसमें ये होगा इतनी भी कंप्रेशन नहीं देनी कि वो एरिया काम ही ना करे। ऐसा भी नहीं करना कि वो खून की सप्लाई बिल्कुल रोक दे। तो इसीलिए कहते हैं सेमी रिजिड सपोर्ट कैन बी गिवन। एंड लास्टली दी एलिवेशन, एलिवेशन आपकी स्वेलिंग को कम करेगा, जिसमें अगर एंकल पे चोट है, हम एंकल स्प्रेन पढ़ रहे हैं, तो आप अपनी जो लेग है वो कम से कम 1 फुट तक ऊपर रखें। तो नीचे आप 2 तकिए, जो आप सर के नीचे तकिया देते हो, वो 2 तकिए आप पैर के नीचे दे दें। तो इट विल कॉज दी एलिवेटेड, एंड अल्टीमेटली वी ऑल नो दैट जो हमारे काफ मसल है वो सेकंड हार्ट आउट ऑफ द बॉडी है। तो अल्टीमेटली इट विल what we can say alleviate the venous return, and it will reduce the सोइलिंग। तो जितना पॉसिबल है आप उसको एलिवेटेड रखें, स्पेशली जब आप बैठे हुए हो। तो भी आप एक अपने हिप के, अगर आप बैठे हुए पोजीशन में हो, तो आप अपनी टांग एक्सटेंड, नी एक्सटेंड करके आप अपना जो पैर है, टांग है, वो जो कम से कम हिप से भी ज्यादा हायर पोजीशन में रखें। और अगर आप लेटे हुए हो तो गर्दन से भी हायर रखें। दिस इज हाउ यू कैन मेंटेन द एलिवेटेड position. So for the first 2 to 3 days, definitely you have to avoid the anything that causes the harm. हार्म स्टैंड फॉर HARM। तो शुरू वाले जो 2-3 दिन में आपने प्राइस मेथड फॉलो किया, वो इंडिकेटेड है। अब हम आ जाते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड में, या एहतियात में आ जाता है, अवॉइडिंग में आ जाता है हार्म। तो प्राइस इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, हार्म इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। प्राइम इज इंडिकेटेड, प्राइस इज इंडिकेटेड, एंड हार्म HARM। उसमें क्या क्या है? H फॉर हीट। तो आपने अभी एक्यूट कंडीशन में वैसे हीट नहीं देनी, क्योंकि हीट बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। हमने ब्लड सर्कुलेशन बढ़ानी नहीं है, हमने ब्लड सर्कुलेशन कम करनी है, हमने इन्फ्लेमेशन कम करनी है। ए फॉर अल्कोहल डेफिनेटली शुड बी अवॉइडेड, दैट अल्टीमेटली आल्सो कैन इंक्रीज द सोइलिंग। अल्कोहल जो है वो सोइलिंग को बढ़ाता है, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर के ऊपर डायरेक्टली बढ़ाता है। तो ब्लड फ्लो अगर एंकल की तरफ बढ़ेगा तो सोइलिंग भी बढ़ेगी। आर फॉर रनिंग, जिस तरह मैंने बताया था, कोई भी, नॉट ओनली रनिंग बट कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, वो फौरी तौर पे आपने बंद कर दे, क्योंकि आप रेस्ट मोड में हो। वरना तो प्राइस वाला जो पी प्रोटेक्ट और रेस्ट है, वो कहाँ जाएगा अगर आपने रनिंग कंटिन्यू रखी। एंड देन वी हैव अ एम फॉर मसाज। मसाज अल्टीमेटली किसी भी किस्म का मसाज हो, वो भी स्वेलिंग को बढ़ाएगा, बिकॉज इट वर्क ऑन दी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूवमेंट। अगर वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगी तो आपकी स्वेलिंग बढ़ेगी, तो आपको फायदा कोई नहीं होगा। तो प्राइस इज इंडिकेटेड एंड हार्म इज contraindicated. And then we can go for medicine as well. एंटी इन्फ्लेमेटरी ले लिया आपने, आपने पेनफिलर डाइक्लोफेनिक सोडियम ले लिया, पैरास्टामोल ले ली। let's suppose paracetamol for the as a painkiller, and it is best taken regularly throughout the day for a few days। आप कुछ दिन उसको ले सकते हो रोज के बुनियाद पे, और फॉलोइंग एंड अल्टीमेटली कॉन्टेक्टिंग विद दी एनी फिजिशियन। एंड देन एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन आपने ले ली, आइबुप्रोफेन है, डेंजन डीएस वगैरह, इट्स अप टू यू। पेन और के लिए आपने पैरास्टामोल ले ली, पेन और स्वेलिंग के लिए आपने आइबुप्रोफेन एंटी इन्फ्लेमेटरी ले ली, इट्स अप टू यू। बट वो आप किसी फिजिशियन से कंसल्ट करके डोज चूज कर सकते हैं। ओके जी। देन वी हैव फर्दर ट्रीटमेंट्स की अगर हम बात करें, तो एक्सरसाइज टू रिस्टोर द नॉर्मल फंक्शन तब होगा जब ये आप ये 2-3 दिन फॉलो करेंगे। 2-3 दिन में आपकी स्वेलिंग कम होगी, पेन कम हो गया। अब मसल्स 2-3 दिन से जो नहीं चल रहे, आपने प्रॉपर एक्सरसाइजेज उसकी नहीं करवाई, उसको तो रिस्टोर फंक्शन में लाना है ना वापस। तो एक्सरसाइजेज टू रिस्टोर द फंक्शन एंड स्ट्रेंथ देन यूजुअली शुड बिगिन 48 आवर टू 72 आवर्स। अगर आप ये 2 दिन प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, तीसरे दिन आप एक्सरसाइजेस करवा लें, लेकिन वो भी लो इंटेंसिटी के साथ। ठीक है। अब विद इन 2-3 दिन तो कंप्लीट रेस्ट नहीं दोगे, दूसरे दिन ही आप एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, या तीसरे दिन आगाज कर सकते हैं। लाइक एंकल सर्कल, एंकल सर्कल में आप पेशेंट को कहें कि आप चेयर पे बैठे, कुर्सी पे बैठे, काउच काउच पे बैठे, और अपने एंकल से गोल गोल सर्कल बनाए, जिसमें ये होगा कि आपके जो टोज हैं, मतलब विथ योर टोज पॉइंटेड अवे फ्रॉम यू, एंड देन ड्रॉ अ बिग सर्कल। मतलब जिस तरह वन ऑफ द एक्टिविटी कह लें, जिसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि चले आप बैठे हैं और आपका जो पैर है वो फ्लोर ऑफ द फ्लोर हो, और आप उसको गोल गोल घुमाएं, जिस तरह हम सर्कमडक्शन एक्सरसाइजेस करते हैं। सर्कमडक्शन कर लें, पेंडुलर एक्सरसाइजेस कर लें, जिस तरह शोल्डर में कराते हैं, उस तरह की मूवमेंट करा ली। फिर उसको बोलना है कि सर्कल आपने बनाना है, लेकिन पंजे खोल के, जो आपकी 5-6 उंगलियां जितनी भी दूर जा रही हैं वो खोल के। और इसी तरह करके उसी पंजे से ये कहें कि चलें ड्रॉ करें, जस्ट लाइक आप अपना जो पंजा है उसको एक अगर वो बोर हो जाता है तो उसको बोले पंजे को समझे कि एक पेंसिल है, लेट्स सपोज। तो नाउ इट यूज योर टो एज अ पेंसिल, और फिर उस पेंसिल से लेटर्स ड्रॉ करवाएं। दिस इज हाउ यू कैन। तो इसमें क्या होगा कि पेशेंट इनरोल्ड भी रहता है आपके साथ, एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रहता है, और आप पेशेंट का भी मन लगा रहता है कि एक्सरसाइजेस हो रही हैं। देन पुल अप टोज अप डाउन, मतलब वही टोज की एक्सरसाइजेज हैं कि पहले आपने नी उसको कहा कि स्ट्रेट करें,
और फिर जो पंजा है वो अपनी तरफ डोर्सी फ्लेक्स करें एंड देन होल्ड इट फॉर 10 सेकंड। एंकल पंप्स हो गया। ये मूवमेंट्स आप इसमें जो है वो करवा सकते हो। ठीक है, टर्न फुट इन एंड आउट, इन्वर्जन एंड इवर्जन आपने करवाई, उसको होल्ड करवाया। मतलब ये बेसिकली एक्टिव मूवमेंट्स आपने करवा ली, एक्टिव असिस्टेड भी नहीं, पैसिव भी नहीं। देन फर्दर इंटरवेंशन की अगर हम बात करें तो यू शुड आल्सो एक्सपेक्ट योर एंकल टू बी सिग्निफिकेंटली बेटर फॉर द विद इन 1 to 2 मंथ। अब टोटल अगर हम एक्सपेक्टेशन की बात करें कि भाई प्रोग्नोसिस क्या होगा, तो राउंड अबाउट इट टेक्स 1 to 2 मंथ्स फॉर अ कम्प्लीटली रिकवरी। फिर हम स्ट्रेंथनिंग भी इसमें आ जाती है, लेकिन सारी चीजों पे डिपेंड करता है, आपकी एज, ग्रेड कौन सा है, 1 to 3 है, सीवियरिटी ऑफ इंजरी है, और कॉम्प्लायंसेस एंड ट्रीटमेंट प्रोग्राम वो फॉलो कर रहा नहीं कर रहा, दिन में कितनी बार एक्सरसाइजेज हो रही है, इन चारों चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो सिग्निफिकेंट अगर हम बाकी चीजों को निकाल लें तो 6 से 8 हफ्ते प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होनी चाहिए, अगर हम प्रॉपरली सारी चीजें डेवलप हो रही हैं, मतलब सारी चीजें हो रही हैं। देन प्रिवेंट फ्रॉम फर्दर एंकल स्प्रेन, फ्यूचर में ना हो, तो प्रोप्रियोसेप्शन एक्सरसाइजेज आपने करा ली, उसको ब्रेसेस रिकमेंड कर दिए, स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम रिकमेंड कर दिया। सो एडहेरिंग टू द रिहेबिलिटेशन एडवाइसेस, पर्टिकुलरली द बैलेंस एक्सरसाइजेस आपने उनको रिकमेंड कर दी, दे आर वेरी हेल्पफुल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द फर्दर future occurring the ankle sprain. So it is advisable to wear the boots with stiff uppers such as the sturdy walking boot when you are walking long distances। तो उसको recommend कर दिया कि आप stiff uppers पहनना जो है शुरू कर दें, स्पेशली अगर आप लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए वॉक कर रहे हो, अनइवन टेरन या सरफेसेस पे, इस तरह करके आप उसको रिकमेंड कर सकते हो। लेसअप या सेमी रिजिड एंकल सपोर्ट, जिस तरह ब्रेसेस वगैरह पहना दिए, वो रिकमेंड कर सकते हो कि जब स्पेसिफिकली वो एक्टिविटीज करे, जिसको एंकल स्प्रेन हुआ है, अब वो रिकवरी होगी, वो एक्सरसाइज स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहे, तो एहतियात के तौर पे एंकल सपोर्टिंग एंकल ब्रेसेस सेमी रिजिड पहना दिए, स्पेशली उस एक्टिविटीज के दौरान। तो बहुत सारी चीजों से ख्याल रखा जा सकता है। जिस तरह ये हमारे पास पोजीशन है कि डोर्सिफ्लेक्शन आपने करवाई, तो सिटिंग पोजीशन में जो उसे डोर्सिफ्लेक्शन करवा के रखी, होल्ड इट फॉर 10 सेकंड, रिपीट देन 10 टाइम्स, ये भी इसमें डोर्सिफ्लेक्शन होगी। देन वी हैव अ प्लांटर फ्लेक्शन, ये वही मूवमेंट है जो ऊपर वो एक्टिव मूवमेंट्स बता रहा था। काफ रेजिस में आप प्लांटर फ्लेक्शन नहीं करा रहे हो, अल्टीमेटली पंजों के बल जब खड़े होते हो तो काफ मसल्स स्टिमुलेट होते हैं, शॉर्टन होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टैंडिंग पोजीशन में आप पंजों के बल खड़े होकर कुछ सेकंड के लिए रखें और फिर रिपीट करें, तो इसमें काफ मसल की स्ट्रेंथनिंग होगी। और अगर आप हील के बल चलते हो तो टिबियस एंटीरियर डोर्सिफ्लेक्सस की स्ट्रेंथनिंग होगी। काफ स्ट्रेचेस या एंकल पंप, सेल्फ काफ स्ट्रेचेस आप दे सकते हो अगर आप देना चाहो, चाहे तो एंकल बेल्ट के साथ, आप थेराबैंड के साथ, या आपने स्टैंडिंग पोजीशन में, आप जिस तरह एज यू कैन सी इन द पिक्चर, कि आप स्टैंडिंग पोजीशन में भी काफ को स्ट्रेचेस जो है वो दे सकते हो। जिस तरह वॉल को पुश करने वाली, जिस तरह हम गाड़ी का गियर लगाते हैं मैनुअल, उस तरह उसमें भी काफ का स्ट्रेच आ सकता है। अगर सामने दीवार हो तो आप वॉल के ऊपर सामने खड़े होके उस वॉल को पुश करने की कोशिश करेंगे, इट विल अल्टीमेटली गिव अ स्ट्रेस ओवर द काफ मसल and then help us to get, definitely there are the several। तो this is how we are dealing with the ankle sprain। और आगे तो मजीद डिटेल लिखी हुई और भी मजीद प्रोटोकॉल बहुत सारा होगा, बट ये एक जनरल फाइल थी जो 2-3 पेजेस की थी। आई थॉट कि मैं इसके ऊपर जो है वो लेक्चर करूँ, एंड आई विश नेक्स्ट जो भी कंडीशंस होंगी उसके ऊपर भी इस तरह करके हम बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।